आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं हाईवे पर घटी ऐसी 3 डरावनी कहानियां जो लोगों ने अनुभव किए हैं और उनका ये अनुभव काफ़ी हैरान कर देने वाला है। तो चलिए बिना कोई देरी के आज की कहानियों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। एक दिन मैं अपने घर से कुछ 30 किलोमीटर दूर अपने दोस्त की ग्रेजुएशन पार्टी में गया था। वो पार्टी काफी देर तक चली थी। करीब रात के 10:30 बज चुके थे और धीरे धीरे उस पार्टी से लोग कम होने लगे। तभी मुझे मेरे पिताजी का कॉल आया। उन्होंने मुझे कहा, वहां से जल्दी निकलो, काफी देर हो चुकी है और रात के वक्त हाईवे पर गाड़ी चलाना ज्यादा सेफ नहीं है। मैंने उनकी बात सुनी और अपने दोस्त को एक आखिरी बार उसकी ग्रेजुएशन पर कांग्रेट्स करके वहां से घर जाने के लिए निकल पड़ा। मैं अपनी व्रैंगलर जीप लेकर हाईवे पर निकल पड़ा। जब मैं निकला तब करीब रात के 11 बजे थे और मुझे घर जाने के लिए कम से कम 1.5 घंटे का समय था। वो हाईवे के अगल बगल पूरा जंगल था और आसपास से कोई गाड़ी भी नहीं गुजर रही थी। मैं हमेशा अपनी गाड़ी में एक बेसबॉल बैट और एक चाकू रखता था अपनी सेफ्टी के लिए। क्या पता कब कहाँ कौन सी सिचुएशन आ जाए। खैर, मैं उस हाईवे पर 70-80 की स्पीड पर चल रहा था। मैं उस हाईवे के आधे रास्ते पहुंचा तब अचानक मैंने देखा मेरी गाड़ी के आगे से एक अजीब सफेद सी पतले हाथ और पैरों वाली चीज गुजरी। वो जैसे ही गुजरी मेरा स्टीयरिंग पर से कंट्रोल छूटा और मैं हाईवे के साइड में उस घने पेड़ों में घुसा और मेरी जीप एक बड़े पेड़ से टकराई। मेरा सर मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड पर पटका और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बेहोश हो गया था। जब मैं होश में आया तो देखा मेरी गाड़ी पूरी तरह पलट गई थी और मेरा पूरा बदन दर्द से कांप उठा था। मेरे सर से खून भी निकल रहा था। यह स्थिति में मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि अचानक मैंने सुना मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द कोई हाँफ रहा था और सूंघ रहा था, जैसे अक्सर कुत्ते किया करते हैं। मेरे पैसेंजर सीट के खिड़की की बाहर मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा एक चीज जिसके लंबे लंबे पतले हाथ, उसका रंग राख की तरह मैला था, छोटी छोटी आंखें और पूरे शरीर से गंदी बदबू आ रही थी। मैं डर से कांप उठा। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैं डर से थर्राते हुए उसकी हरकतें देख रहा था। फिर अचानक वो मेरी पैसेंजर सीट की कांच पर जोर जोर से अपने पैर पटक कर अंदर आने की कोशिश करने लगा। अब उसके अंदर आने से पहले मुझे कुछ करना जरूरी था। मैंने अपने एक हाथ से धीरे से अपने डैशबोर्ड का कंपार्टमेंट खोला जिसमें मैंने वो चाकू रखा था। मैंने धीरे से उस चाकू को निकाला और मौका मिलते ही अपने पैसेंजर सीट की खिड़की पर पैर पटक रहे उस दरिंदे के पैर में चाकू घुसा दिया। वो जख्मी हो गया और वो जख्मी होते ही जोरों से अजीब आवाज में चीखने लगा। उसके पैर से खून की जगह एक काली सी गंदी चीज निकल रही थी जो काफी अजीब था। फिर चीखते चीखते वो जंगल के अंदर भाग गया। मेरी सांस में सांस आई। मैंने अपने चाकू से अपनी सीट बेल्ट काट दी और दर्द से कर्रा रहे बदन से उस गाड़ी के बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर मेरा खून काफी बह रहा था और देखते ही देखते मेरे सामने वापस अंधेरा छा गया। उसके बाद जब मैं उठा मैंने देखा मैं एक हॉस्पिटल में हूं। मेरे एक हाथ में प्लास्टर, सर पर टांके लगे हुए थे। मेरे पिताजी मेरे होश आने पर मेरे कमरे में आए। तभी उन्होंने बताया कि बहुत देर से तुम्हारा कोई पता नहीं था। तो उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और मुझे ढूंढने निकल पड़े। गाड़ी चलाते वक्त उन्होंने हाईवे के साइड में
पलटी हुई मेरी गाड़ी देखी और मुझे अंदर बेहोश खून में लथपथ पाया। मेरी ये हालत देखकर वो चिंतित होकर रो पड़े। उन्होंने मुझे वहां से निकाला और हॉस्पिटल ले आए। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आखिर हुआ क्या था। मुझे पता था कि मेरी उस अजीबोगरीब चीज को देखने की कहानी पर कोई विश्वास नहीं करेगा, तो मैंने उनको एक झूठी कहानी बताई। मैंने कहा, गाड़ी चलाते वक्त मेरी आंख लग गई और पेड़ से टकराकर बेहोश हो गया। उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं, यही उनके लिए काफी है, और अगली बार रात को गाड़ी न चलाने की हिदायत दी। मैं आज भी हाईवे के उस जगह जाने से कतराता हूं। मुझे आज भी ये लगता है कि वो चीज उन रास्तों पर आज भी मुझसे बदला लेने के लिए मेरा इंतजार कर रही होगी। ये तब की बात है जब मैं और मेरे कुछ दोस्त एक पार्टी में गए थे। हम पार्टी खत्म होके निकले और मैं गाड़ी चला रहा था। मेरे दोस्तों का नाम है माइकल, एडी और डैनिएला। हम अमेरिका के कंट्री साइड में रहते हैं और जब हमें पार्टी करनी होती है तो हम शहर की तरफ गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं, जो कंट्री साइड से बहुत दूर है। इसलिए हमसे किसी एक का बिना पिए होश में रहना काफी जरूरी होता है। हम हाईवे नंबर 513 से जा रहे थे, जहां ज्यादा इंसानी बस्ती नहीं थी। हर एक 2 किलोमीटर पर एक आधा घर दिखाई देता था, पर ज्यादातर जंगल था। वो रास्ता शहर की तरफ ले जाता है, जहां ज्यादातर बार और पब्स होते हैं। ये कहानी उस शहर में पार्टी के बाद हम जब वापस कंट्री साइड जाने के लिए निकले तब की है। डैनिएला रोने लगी कि उसे जोर से पेशाब आई है और उसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मैंने उसे कहा कि उसे कुछ देर रोक कर रखना होगा। ये हाईवे का अजीब सुनसान रास्ता है और मैं यहां नहीं रुक सकता। पर सच बताओ तो मुझे भी जोर की लगी थी और मेरा भी कंट्रोल छूट रहा था। और तब वो वक्त आया जब डैनिएला को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और नशे में हाथ चलाकर चिल्लाने लगी। मैंने गाड़ी को रास्ते के साइड में रोका और हम गाड़ी से उतरकर जंगल के पेड़ों की तरफ पेशाब करने गए। डैनिएला हमारे साथ एक अकेली लड़की थी, तो वो दूर गहरे जंगल के अंदर चली गई। मैं खुद उसकी दूसरी तरफ गया और वहां पेशाब करके वापस गाड़ी की तरफ मुड़ा। मैं गाड़ी में बैठा। पीछे एडी और माइकल नशे में धुत गाना गा रहे थे और मैं चुपचाप गाड़ी में डैनिएला की राह देख रहा था। 5 मिनट हुए पर डैनिएला अभी तक वापस नहीं आई। मैं परेशान हो रहा था और गुस्सा भी हो रहा था मेरे पीछे बैठे 2 दोस्तों पर, जिनको डैनिएला के अभी तक ना आने की चिंता नहीं हो रही थी। मैं गुस्से में गाड़ी से अकेला उतरा और डैनिएला को जंगल में आवाज देने लगा। मुझे ये करते देख आखिर माइकल भी गाड़ी से उतरा और उसकी तेज आवाज से डैनिएला को पुकारने लगा। डैनिएला का मुड़कर कोई जवाब नहीं आ रहा था। सच कहूं तो मैं उस घने जंगल के अंदर नहीं जाना चाहता था, पर डैनिएला मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसे ढूंढकर लाने के लिए मुझे जाना पड़ा। मैंने माइकल को मेरे साथ चलने के लिए कहा क्योंकि मैं अकेला डर रहा था। एडी कार में बैठा रहा क्योंकि वो कुछ ज्यादा नशे में धुत था। तो हमारे हाथ में टॉर्च लेकर माइकल और मैं डैनिएला को ढूंढने निकल पड़े। घने जंगल में आगे बढ़कर हम उसे आवाज दे रहे थे। हम हंस भी रहे थे क्योंकि हमें लगा डैनिएला नशे में वही सो गई होगी। हमने उसे जल्द से जल्द ढूंढकर गाड़ी में ले जाना जरूरी समझा। माइकल ने कहा, हम दोनों को अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढना चाहिए। मुझे ये अकेले ढूंढना पसंद नहीं था, पर हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था।
हम अलग अलग दिशा में उसे ढूंढने निकल पड़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर अचानक मुझे जंगल के अंदर से किसी के दबे पांव चलने की आवाज आई। मैं रुका। मुझे लगा माइकल को शायद अब डैनियला मिल गई है और अब दोनों मिलके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और डैनियला और माइकल को आवाज देने लगा। वो किसी के चलने की आवाज अचानक रुक गई और जैसे ही मैंने अपनी टॉर्च जंगल की झाड़ियों में पॉइंट की, मैंने देखा एक आदमी जिसने एक हैट पहन रखी थी वह दूर झाड़ियों में खड़ा था और शायद मेरी तरफ ही देख रहा था। उस आदमी को देखकर मेरी रूह कांप उठी और मैं अपनी गाड़ी की तरफ जोर से भागा। मैं इतनी तेज उस अंधेरे में भागा कि 1 मिनट में मेरी गाड़ी तक पहुंच गया। मैंने अंदर बैठकर जोर जोर से गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू किया ताकि माइकल और शायद डैनियल गाड़ी की तरफ आ जाए। फिर मैंने देखा झाड़ियों के अंदर से माइकल डैनियल को खींच खींच कर बाहर ला रहा था। शायद वो बेहोश थी। ये देखकर मैं उसकी मदद करने भागा। हम दोनों ने डैनियला को उठाकर गाड़ी में बिठाया। तभी माइकल ने मुझे डैनियला के सिर पर लगी चोट दिखाई, जैसे किसी ने उसे मारा हो। हमने गाड़ी तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया। एडी अभी भी नशे में सो रहा था, पर माइकल का नशा और चेहरा पूरी तरह उतर गया था। हमने हॉस्पिटल पहुंचकर डैनियला का इलाज किया। हम गाड़ी में शांत बैठकर हॉस्पिटल आए थे और मैंने माइकल से उस जंगल में आखिर हुआ क्या ये पूछना भूल गया। फिर एक नर्स ने माइकल से यही सवाल पूछा। तब उसने बताया वो जंगल के अंदर जब डैनियला को ढूंढ रहा था तो अचानक उसने देखा एक 6.5 फीट लंबा आदमी बेहोश डैनियला को घसीट कर जंगल के अंदर ले जा रहा था। उसने माइकल को देख वहां से भाग जाने की सोची। आपको बता दूं कि माइकल भी कुछ कम नहीं था। वो भी 6 फीट का और तगड़ा इंसान है। शायद इसलिए वो माइकल को देख डर के भागा। हमें धीरे धीरे समझ आने लगा, जरूर उसी आदमी ने डैनियला के सर पर वार करके उसे बेहोश किया था। और अगर डैनियला को माइकल ना देखता तो वो शैतान हमारे दोस्त के साथ क्या करता, कोई नहीं जान पाता। डैनियला के ठीक होने के बाद जब वो होश में आई, उसे उस रात हुए हादसे की याद नहीं थी। वो कह रही थी कि उस शहर के बाहर से निकलने के बाद मुझे कुछ याद नहीं। हमने अब पीने के लिए शहर जाना बंद किया है, या फिर कहे हमने पीना ही बंद कर दिया है। मेरा नाम केविन है और मैं मॉन्ट्रियल कनाडा में अकेला रहता हूँ। मेरे माता पिता का घर मेरे घर से 6-7 घंटे दूर है और मैं वहाँ हर महीने उनसे मिलने जाता हूँ। ऐसे ही एक दिन सुबह मैं अपनी गाड़ी लेकर उस निसर्ग की गोद में बसे हाईवे पर अपने माता पिता के घर जाने के लिए निकल पड़ा। हर बार से अलग इस बार मैं काफी देर रात तक वहां रुका रहा। मैंने अपने माता पिता से कहा कि मुझे अब निकलना होगा। उन्होंने मुझे आज की रात वहीं रुकने की हिदायत दी, पर मुझे दूसरे दिन सुबह बहुत ज़रूरी काम है ये कहकर अपने माता पिता को अलविदा करके हाईवे पर निकल पड़ा। उस दिन हवाएं काफ़ी तेज चल रही थी और हाईवे पर ठीक से दिख भी नहीं रहा था, तो मैं अपनी गाड़ी की स्पीड कम करके धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। 2 घंटे हाईवे पर गाड़ी चलाने के बाद अचानक मेरी गाड़ी के आगे की लाइट्स की रोशनी से मैंने देखा कि हाईवे के साइड में कुछ चीज पड़ी है। मुझे ठीक से दिख नहीं रहा था कि वो क्या है। धीरे धीरे गाड़ी से आगे बढ़कर मैंने देखा वहां शायद कोई इंसान पड़ा हुआ है। मैं अपनी गाड़ी रोककर तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर आकर उसकी तरफ बढ़ा। पास जाकर देखा तो वो एक लड़की थी।
तकरीबन 20-25 साल की उम्र होगी उसकी। उसके कपड़े मैले हो गए थे। उसका शरीर कुछ अजीब रंग का हो गया था। मैंने तुरंत उसकी नब्ज चेक की। उसकी नब्ज देखकर मैंने पाया उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका है और वो यकीनन जिंदा नहीं है। मैं काफ़ी परेशान हुआ। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर थोड़े ठंडे दिमाग से सोचने के बाद मैंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने मुझसे कुछ सवाल किए और मैंने बताया हाईवे के उस रास्ते पर एक लड़की पड़ी है और आप प्लीज़ जल्दी यहाँ पर आइए। और वो पुलिस की वैन हाईवे के उस रास्ते पर आने के लिए निकल पड़े। 20 मिनट बीत गए और अब तक पुलिस पहुंची नहीं थी। मैं उस मरी हुई लड़की की डेड बॉडी देखते हुए वहां डरा हुआ खड़ा रहा। कोई दूसरी गाड़ी भी वहां से गुजर नहीं रही थी। फिर मैंने दूर से आ रही पुलिस सायरन की आवाज सुनी। मेरी जान में जान आई। पुलिस ने आकर वापस मुझसे कुछ सवाल किए और अंत में उस लड़की की खबर देने के लिए शुक्रिया अदा भी किया और मैं अपनी गाड़ी में वापस बैठ अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या हुआ होगा उस बेचारी लड़की के साथ। ना उसके शरीर पर कोई जख्म थे या कुछ, तो वो आखिर कैसे वहां उस रास्ते पर मरी पड़ी थी। मुझे ये बहुत परेशान कर रहा था। आखिर मुझे घर पहुंचते सुबह हो गई। मैं फ्रेश होकर बिना सोए अपने ज़रूरी काम के लिए निकल पड़ा। उसे निपटाकर मैं शाम तक वापस घर लौट आया। घर आकर मैं वापस उस लड़की की सोच में डूब गया। खाना भी मेरे मुंह से नीचे नहीं उतर रहा था। मैं आखिर थका हारा रात के 10 बजे सोने चला गया। मैं अक्सर मेरे हॉल की लाइट ऑन करके और अपने बेडरूम का दरवाज़ा खुला रखकर सोता था। मुझे अंधेरे में सोने से काफ़ी डर लगता था। खैर, तो मैं वो लाइट ऑन रखकर अपने बेड पर चढ़ते ही तुरंत सो गया। मैं काफ़ी थक जो गया था। फिर अचानक बीच रात मेरी आंख खुली। मैं जागा तब मैंने देखा कि रात के 3 बजे है और मेरे हॉल की लाइट जो मैंने ऑन की थी वो ऑफ हो गई है। पूरे घर में अंधेरा था। मुझे काफी अजीब महसूस हो रहा था। मेरे रूम का वातावरण अचानक बदला बदला सा लग रहा था। मैं बहुत डर गया था। तभी मैंने देखा मेरे हॉल रूम से एक साए जैसी दिखने वाली चीज मेरे बेडरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। उस नज़ारे को देख मैं अपने बेड से उठकर भागना चाहता था, पर मेरा शरीर जैसे जम गया था और मैं हिल नहीं पा रहा था। मैं थर्राते हुए उस साए की तरफ देखता रहा। जैसे ही वो साया मेरे बेडरूम के अंदर घुसा, तब मैंने देखा कि वो साया उसी लड़की का था जो हाईवे पर मरी पड़ी थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो मेरे करीब ठीक मेरे पास आकर खड़ी हुई। मैं डर से कांपते हुए रोने लगा। फिर उसने अपना हाथ धीरे से मेरे सर पर फेरते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो केविन, बहुत ही अच्छे इंसान हो तुम। ये कहकर वो वापस मुड़कर चली गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं शायद बेहोश हुआ और मेरी आंख जब खुली तब सुबह हो गई थी और मैंने देखा मेरे हॉल की लाइट भी ऑन थी। मुझे नहीं पता ये सच था या कोई सपना था, पर मुझे उसका मेरे सर पर हाथ फेरना आज भी महसूस होता है। तो ये थी आज की 3 खौफनाक और रोमांचक कहानियाँ। हम आशा करते हैं कि आज की कहानियाँ आपको पसंद आई होंगी। आज की कहानियाँ आपको कैसी लगी
ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की कहानियाँ अच्छी लगी हों तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए हम आपको मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।